निर्माण और 4000 ई बसों के प्रावधान का प्रस्ताव करती हूं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में बौद्ध स्थल, पूर्वोत्तर क्षेत्र थेरावड़ा और महायान वज्रयान परंपराओं का सभ्यता संगम है। मैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट के विकास हेतु एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव करती हूं। इस स्कीम में मंदिरों और मठों का संरक्षण, तीर्थस्थल भाषांतरण केंद्र, संपर्क एवं तीर्थयात्रियों की सुविधाएं शामिल होंगी। 16वां वित्त आयोग। 16वें वित्त आयोग ने दिनांक 17 नवंबर 2025 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की। संविधान के अनुच्छेद 281 के अंतर्गत दिए गए अध्यादेश के अनुसार सरकार ने आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण ज्ञापन के साथ यह रिपोर्ट संसद में रखेगी। सरकार ने, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सत्र की शुरुआत के साथ आप उसकी अनुमति देंगे? मैं उम्मीद करती हूँ। सरकार ने 41% की दर पर अंतरण के ऊर्ध्व हिस्से को बनाए रखने संबंधी आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। आयोग की सिफारिश के अनुसार मैंने वित्त आयोग अनुदानों के रूप में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों को 1.4 लाख करोड़ का प्रावधान किया है। इसमें ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय और आपदा प्रबंधन अनुदान शामिल हैं। राजकोषीय समीकरण। सरकार सामाजिक आवश्यकताओं पर समझौता किए बिना लगातार हमारी राजकोषीय वचनबद्धताओं को पूरा करती रही है। राजकोषीय प्रबंधन के स्वीकार्य मानकों को पूरा करने के लिए बजट 2025-26 में मैंने संकेत दिया था कि केंद्र सरकार वर्ष 2030-31 तक 50 में, जिसमें ±1% के ऋण से जीडीपी अनुपात तक पहुंचने का लक्ष्य रखेगी। इसके अनुरूप ऋण से जीडीपी अनुपात संशोधित अनुमान 2025-26 में जीडीपी के 56.1% की तुलना में बजट अनुमान 2026-27 में जीडीपी के 55.6% रहने का अनुमान है। गिरता हुआ ऋण से जीडीपी अनुपात धीरे धीरे ब्याज भुगतान पर व्यय को कम करके प्राथमिक क्षेत्र के व्यय के लिए संसाधनों को मुक्त करेगा। ऋण लक्ष्य के लिए एक मुख्य प्रचालनात्मक लिखित राजकोषीय घाटा है। मैं इस गरिमामय सदन को हर्ष के साथ यह सूचित करती हूं कि मैंने 2025-26 तक जीडीपी के 4.5% से नीचे राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए वित्त वर्ष 2021-22 में की गई अपनी वचनबद्धता को पूरा किया है। संशोधित अनुमान 2025-26 में राजकोषीय घाटे का अनुमान जीडीपी के 4.4% रहने का अनुमान है, जो 2025-26 के बजट अनुमान के बराबर है। ऋण समेकन की नई राजकोषीय दूरदर्शिता पथ के अनुरूप बजट अनुमान 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3% होने का अनुमान है। संशोधित अनुमान 2025-26 गैर ऋण प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 34 लाख करोड़ है, जिसमें से केंद्र की निवल कर प्राप्तियां 26.7 लाख करोड़ है। कुल व्यय का संशोधित अनुमान 49.6 लाख करोड़ है, जिसमें से पूंजीगत व्यय लगभग 11 लाख करोड़ है। बजट अनुमान 2026-27 वर्ष 2026-27 की आते हुए गैर ऋण प्राप्तियां और कुल व्यय का अनुमान क्रमशः 36.5 लाख करोड़ और 53.5 लाख करोड़ है। केंद्र की निवल कर प्राप्तियां का अनुमान 28.7 लाख करोड़ है। राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण हेतु दिनांकित प्रतिभूतियों से निवल बाजार उधारी का अनुमान 11.7 लाख करोड़ है। शेष वित्त पोषण छोटी बचतों और अन्य स्रोतों से आने की संभावना
pursuing education and for medical purposes under the liberalized remittance scheme, popularly known as LRS, from 5% to 2%. Supply of manpower services is proposed to be specifically brought within the ambit of payment. The simplified income tax माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं प्रत्यक्ष करों पर अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करूंगी। नया आयकर अधिनियम। जुलाई 2024 में मैंने आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की थी। इसे रिकॉर्ड समय में पूरा कर लिया गया और आयकर अधिनियम 2025 दिनांक 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो जाएगा। करदाताओं को स्वयं को अपनी अपेक्षाओं से भली भांति परिचित होने के लिए पर्याप्त समय देते हुए इस सरलीकृत आयकर नियमावली और प्रपत्रों को शीघ्र ही अधिसूचित कर दिया जाएगा। प्रपत्र को इस प्रकार पुनः डिजाइन किया गया है कि आम नागरिक इसे बिना किसी कठिनाई के इसका अनुपालन कर सके। जीवन जीने की सुगमता। मैं प्रस्ताव करती हूं कि किसी साधारण व्यक्ति को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत ब्याज को आयकर से छूट दी जाएगी और इस मद में कोई स्रोत पर काटा गया कर नहीं होगा। मैं विदेश यात्रा कार्यक्रम पैकेज की बिक्री पर टीसीएस दर को बिना किसी राशि निर्धारण के मौजूदा 5% और 20% से कम करते हुए 2% करने का प्रस्ताव करती हूं। मैं शिक्षा प्राप्त करने और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए उदारीकृत धन प्रेषण योजना के अंतर्गत टीसीएस दर को 5% से कम करके 2% करने का प्रस्ताव करती हूं। कार्यबल सेवाओं की आपूर्ति को टीडीएस के प्रयोजनार्थ विशिष्ट रूप से संविदाकारों को भुगतान के दायरे में लाने का प्रस्ताव है ताकि अस्पष्टता से बचा जा सके। इस प्रकार इन सेवाओं पर टीडीएस की दर 1% अथवा 2% मात्र होगी। मैं छोटे करदाताओं के लिए एक योजना का प्रस्ताव करती हूं जिसमें नियम आधारित स्वचालित प्रक्रिया से कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष आवेदन दाखिल करने के स्थल पर कम अथवा शून्य कटौती प्रमाण पत्र प्राप्त करना संभव हो सकेगा। अलग अलग कंपनियों में प्रतिभूतियां धारित करने वाले करदाताओं की सुविधा के लिए मैं प्रस्ताव करती हूं कि डिपॉजिटरी निवेशक से प्रपत्र 15(6) अथवा प्रपत्र 15(j) स्वीकार करें तथा इसे सीधे विभिन्न संगत कंपनियों को उपलब्ध करा दें। मैं एक सांकेतिक शुल्क के भुगतान पर विवरणियों को संशोधित करने के लिए उपलब्ध समय को 31 दिसंबर से 31 मार्च तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं। मैं कर विवरणियों को दाखिल करने के लिए अलग अलग समय सीमा रखने का प्रस्ताव भी करती हूं। ITR 1 और ITR 2 विवरणियों वाले व्यक्तियों द्वारा इसे 31 जुलाई तक दाखिल करना जारी रहेगा और गैर लेखा परीक्षा व्यापार मामलों या न्यासों को 31 अगस्त तक समय की अनुमति देने के लिए प्रस्ताव किया जाता है। किसी अनिवासी द्वारा अचल संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस की कटौती किए जाने और पैन की आवश्यकता के बजाय निवासी क्रेता के पैन आधारित चालान के माध्यम से जमा किए जाने का प्रस्ताव है। This scheme would be applicable for two categories of taxpayers, namely A, who did not disclose their युवा पेशेवरों, तकनीकी कर्मचारियों, अन्यत्र चले गए अनिवासी भारतीयों और ऐसे अन्य छोटे करदाताओं की व्यावहारिक समस्या को दूर करने के लिए मैं इन करदाताओं के लिए एक निश्चित आयकर के नीचे अथवा परिसंपत्ति को प्रकट करने के लिए 6 माह की विदेशी परिसंपत्ति प्रकटीकरण योजना शुरू करने का प्रस्ताव करती हूँ। ये योजना करदाताओं की 2 श्रेणियों पर लागू होगा। नामतः जिन्होंने अपनी विदेशी आय पर या परिसंपत्ति प्रकट नहीं की और दूसरा जिन्होंने अपनी विदेशी आय प्रकट की है और या देय कर का भुगतान किया है किंतु अपेक्षित परिसंपत्ति की घोषणा नहीं कर सके हैं। श्रेणी क के लिए अप्रकट आय परिसंपत्ति की सीमा 1 करोड़ रुपए तक करने का प्रस्ताव है। उन्हें कर के रूप में परिसंपत्ति के उचित बाजार मूल्य का 30% या अप्रकट आय का 30% और दंड के स्थान पर अतिरिक्त
आयकर के रूप में 30% का भुगतान करना होगा। इससे अभियोजन से उन्मुक्ति होगी। श्रेणी ख के लिए परिसंपत्ति मूल्य 5 करोड़ तक करने का प्रस्ताव है। इसमें 1 लाख रुपए के भुगतान पर दंड और अभियोजन दोनों से उन्मुक्ति होगी। दंड और अभियोजन को युक्तिसंगत बनाना। कार्यवाहियों की विविधता व्यापार की सुगमता में बाधा डालती है। मैं दोनों के लिए एक सामान्य आदेश के माध्यम से कर निर्धारण और दंड कार्यवाहियों को एकीकृत करने का प्रस्ताव करती हूँ। अपील की प्रक्रिया के निष्कर्ष पर ध्यान दिए बिना प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के सक्षम अपील की अवधि के लिए दंड राशि के संबंध में करदाता का कोई ब्याज देयता नहीं होगी। इससे अतिरिक्त पूर्व भुगतान की मात्रा 20% से कम करके 10% की जा रही है और इसकी गणना केवल मुख्य कर मांग पर होती रहेगी। मुकदमेबाजी को कम करने के लिए एक अतिरिक्त उपाय के रूप में मैं करदाता को संगत वर्ष के लिए लागू दर के अतिरिक्त 10% कर दर के साथ विवरणी को पुनर्निर्धारण कार्यवाहियों के पश्चात भी अद्यतन करने की अनुमति देने का प्रस्ताव करती हूँ। कर निर्धारण अधिकारी उसके बाद अपनी कार्यवाहियों में से इस अद्यतन विवरणी का उपयोग करेंगे। कर की सूचना देने वाले मामलों में दंड और अभियोजन से उन्मुक्ति हेतु एक फ्रेमवर्क पहले से मौजूद है। मैं उन्मुक्ति के इन फ्रेमवर्क को गलत सूचना देने के संबंध में लागू करने का प्रस्ताव करती हूँ। तथापि ऐसे मामलों में करदाता के देकर और ब्याज के अलावा अतिरिक्त आयकर के रूप में राशि के 100% का भुगतान करना अपेक्षित होगा। खातों की लेखा परीक्षा कराने में विफलता, अंतरण मूल्य निर्धारण, लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत न करने तथा वित्तीय लेन देनों के ये विवरण प्रस्तुत करने में चूक जैसी कतिपय तकनीकी चूकों के लिए दंडों को शुल्क में परिवर्तित करने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं कुछ गंभीर अपराधों की रोकथाम के संबंध में सावधानी पूर्वक संतुलन बनाते हुए आयकर अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन ढांचे को युक्ति संगत बनाने का प्रस्ताव करती हूँ। लेखा बहियों और दस्तावेजों को प्रस्तुत न करना तथा वस्तु रूप में भुगतान के मामले में टीडीएस का भुगतान करने की अपराध नहीं होगी। इसके अतिरिक्त छोटे अपराधों के लिए केवल जुर्माना ही लगाया जाएगा। शेष अभियोजनों को अपराध की प्रमात्रा के अनुपात में श्रेणीबद्ध किया जाएगा। इनका परिणाम अधिकतम कारावास को कम करके 2 वर्ष करते हुए केवल साधारण कारावास होगा, जिसमें न्यायालयों को उन्हें जुर्माना में परिवर्तित करने की शक्तियां होगी। कोई दंड नहीं होगा। वर्तमान में 20 लाख रुपए से कम के सकल मूल्य वाली अचल विदेशी परिसंपत्तियों का गैर प्रकटीकरण करने पर फिलहाल कोई दंड नहीं है। मैं 1/10/2024 से भूतलक्षी प्रभाव से उनको अभियोजन से उन्मुक्ति का प्रस्ताव करती हूँ। सहकारिता अपने सदस्यों द्वारा जुटाए या उत्पादित दूध, तिलहन, फल अथवा सब्जियों की आपूर्ति में संलग्न प्राथमिक सहकारी समितियों के लिए कटौती पहले से ही अनुमत्य है। मैं उनके सदस्यों द्वारा उत्पादित पशु चारा और कपास के बीज की आपूर्ति को इस कटौती में शामिल करने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं नई कर व्यवस्था के अंतर्गत अंतर सहकारी समिति लाभांश आय को इसके सदस्यों में आगे संवितरण की सीमा तक कटौती के रूप में अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं किसी अधिसूचना राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा दिनांक 31/1/2026 तक कंपनियों में किए गए निवेश पर प्राप्त लाभांश आय पर 3 वर्षों की अवधि के लिए छूट देने का प्रस्ताव करती हूँ। ये छूट केवल तभी प्रदान की जाएगी जब उक्त लाभांश को इसके सदस्य सहकारी समितियों से आगे वितरित किया जाए। भारत के विकास इंजन के रूप में आईटी क्षेत्र को सहायता। भारत सॉफ्टवेयर विकास सेवाओं, आईटी समर्पित सेवाओं, ज्ञान प्रक्रिया आउटसोर्सिंग सेवाओं और सॉफ्टवेयर विकास से संबंधित संविदागत अनुसंधान और विकास सेवाओं के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी है। ये व्यवसाय क्षेत्र एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं।
इन सभी सेवाओं को उन पर लागू 15.5% के एक समान सेफ हार्बर मार्जिन के साथ सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की एक सकल श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव है। आईटी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर प्राप्त करने के लिए सीमा को 300 करोड़ रुपए से पर्याप्त रूप से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए किया जा रहा है। आईटी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर का अनुमोदन एक स्वचालित नियम आधारित प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा, जिससे आवेदनों की जांच करने और स्वीकार करने के लिए किसी कर अधिकारी की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार किसी आईटी सेवा कंपनी द्वारा इसके लिए आवेदन करने पर कंपनी की इच्छानुसार इसी सेफ हार्बर को 5 वर्ष की अवधि के लिए जारी रखा जा सकता है। मैं अग्रिम मूल्य निर्धारण करार एपीए करने की इच्छुक आईटी सेवा कंपनियों के लिए आईटी सेवाओं हेतु एक पक्षीय एपीए प्रक्रिया को तेज करने का प्रस्ताव करते हूँ, जिसे 2 वर्षों की अवधि के भीतर पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। करदाता के अनुरोध पर 2 वर्ष की अवधि को आगे 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। मैं एपीए में शामिल होने वाली कंपनी को उपलब्ध संशोधित विवरणी की सुविधा उसकी संबंध संस्थाओं को भी प्रदान किए जाने का प्रस्ताव करती हूँ। वैश्विक व्यापार और निवेश आकर्षित करना, डाटा केंद्रों में महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं को समक्ष बनाने और निवेश बढ़ाने की आवश्यकता पर विचार करते हुए मैं किसी ऐसे विदेशी निवेश के लिए वर्ष 2047 तक एक रियायत प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ, जो भारत में डाटा केंद्र और सेवाओं का उपयोग करके वैश्विक स्तर पर क्लाउड सेवाएं प्रदान करती हैं। तथापि इससे भारतीय पुनर्बिक्री संस्था के माध्यम से भारतीय ग्राहकों को सेवा प्रदान करने की आवश्यकता होगी। They all sound so smart. What if I suggest something and everyone realizes? The ICDS in the Indian Accounting Standards Ind AS itself. Separate accounting requirement based on ICDS will be done away with from the tax year 27-28. To support Prime Minister Modi's vision of homegrown accounting and advisory firms to become global leaders, I propose to rationalize लगभग 0.7% का परिणामी कर प्रतिस्पर्धी क्षेत्राधिकार के मुकाबले काफी कम होगा। भारत में टोल विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए मैं ऐसे किसी अनिवासी को आयकर से 5 वर्षों के लिए छूट प्रदान का प्रस्ताव करती हूं, जो बॉन्डेड क्षेत्र में किसी टोल विनिर्माता को पूंजीगत वस्तुएं, उपकरण अथवा टूलिंग उपलब्ध कराता है। वैश्विक प्रतिभा के विशाल पूल को भारत में लंबी अवधि के लिए काम करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए मैं अधिसूचित योजनाओं के अंतर्गत 5 वर्षों की प्रवास अवधि के लिए किसी अनिवासी विशेषज्ञ की वैश्विक आय के लिए छूट का प्रस्ताव करती हूँ। मैं उन सभी अनिवासियों को न्यूनतम वैकल्पिक एमएटी से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ, जो अनुमानित आधार पर कर का भुगतान करते हैं। कर प्रशासन पे मैं भारतीय लेखांकन मानक में ही आय परिकलन और प्रकटन मानकों के लिए अपेक्षाएं शामिल करने हेतु कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की एक संयुक्त समिति के गठन का प्रस्ताव करती हूँ। कर वर्ष 2027-28 को आईसीडीएस पर आधारित प्रत्यक्ष लेखांकन अपेक्षाओं को समाप्त कर दिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वदेशी लेखांकन एवं परामर्शी प्रतिष्ठानों के वैश्विक अग्रणी बनने के विजन को साकार करने के लिए मैं सेफ हार्बर नियमावली के प्रयोजनार्थ लेखाकार की परिभाषा को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव करती हूँ। अन्य कर प्रस्ताव बायबैक के कराधान में परिवर्तन को इसलिए लाया गया कि प्रवर्तकों द्वारा बायबैक रूट का अनुचित उपयोग रोका जा सके। अल्पसंख्यक शेयरधारकों के हित में सभी प्रकार के शेयरधारकों के लिए बायबैक का पूंजीगत लाभ के रूप में कर लगाने का प्रस्ताव करती हूँ। तथापि कर विमोचन के दुरुपयोग को हतोत्साहित करने के लिए प्रवर्तक अतिरिक्त बायबैक कर का भुगतान करेंगे।
इससे कॉरपोरेट प्रवर्तकों के लिए प्रभावी कराधान 22% होगा, गैर कॉरपोरेट प्रवर्तकों के लिए ये कर 30% होगा। विशिष्ट वस्तुओं नामतः अल्कोहल युक्त लिकर, स्क्रैप और खनिजों के विक्रेताओं के लिए टीसीएस दरों को तर्कसंगत बनाते हुए 2% ही किया जाएगा। तेंदुपत्तों पर दरों को 5% से घटाकर 2% किया जाएगा। मैं वायदा सौदों पर एसटीटी को मौजूदा 0.02% से बढ़ाकर 0.05% करने का प्रस्ताव करती हूँ। ऑप्शन प्रीमियम और ऑप्शन कार्यकलाप दोनों पर एसटीटी को मौजूदा क्रम से 0.1% और 0.125% से बढ़ाकर 0.15% करने का प्रस्ताव है। हमने वर्ष 2019 में कॉरपोरेट के लिए कराधान परिदृश्य में सुधार किया था, जिसमें कम कर दरों के साथ उनको सरलीकृत व्यवस्था उपलब्ध कराई गई ताकि वे कटौतियों और छूट का दावा करने की बजाय कारोबार पर समुचित ध्यान केंद्रित कर सकें। कंपनियों को नई व्यवस्था में स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कंपनियों को आगे लाई जाई गई मैट क्रेडिट को समायोजित करने की अनुमति केवल नई व्यवस्था में दिए जाने का प्रस्ताव है। नई व्यवस्था में उपलब्ध मैट क्रेडिट का उपयोग करके समायोजन कर देयताओं को 1/4 की सीमा तक की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव है। मैट को अंतिम कर बनाए जाने का प्रस्ताव है। इसलिए 1 अप्रैल 2026 से कोई क्रेडिट संचय नहीं होगा। इस परिवर्तन के अनुरूप 15% की मौजूदा मैट दर को कम करके 14% किया जा रहा है। 31 मार्च 2026 तक संचित करदाताओं को आगे लाई गई मैट क्रेडिट उपरोक्त अनुसार उनको समायोजन के लिए उपलब्ध रहेंगे। अब आती हूँ एप्रटेक्स करों पे। अब मैं एप्रटेक्स करों से संबंधित प्रस्तावों पर आती हूँ। सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के लिए मेरे प्रस्ताव का लक्ष्य प्रशुल्क संरचना और सरल बनाना, घरेलू विनिर्माण को सहायता देना, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रोत्साहित करना और शुल्क को प्रतिलोम को ठीक करना है। लंबे समय से चले आ रहे सीमा शुल्क छूटों को समाप्त करने को जारी रखते हुए मैं भारत में विनिर्मित हो रहे मदों अथवा जहां आयात नगण्य है वहां पर कतिपय कूटों को हटाना चाहती हूं। इसी प्रकार किसी विशेष मद पर लागू शुल्क की दर का निर्धारण करने की प्रक्रिया और सरल बनाने के लिए मैं प्रशुल्क अनुसूची में ही विभिन्न सीमा शुल्क अधिसूचनाओं में कतिपय प्रभावी दरों को शामिल करने का प्रस्ताव करती हूं। अब मैं क्षेत्र विशिष्ट प्रस्तावों की चर्चा करूंगी। समुद्री चमड़ा और वस्त्र उत्पादों का निर्यात संवर्धन। मैं निर्यात हेतु समुद्री खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए उपयोग में आने वाले विशिष्ट नवनीतियों के शुल्क मुक्त आयात की सीमा को वर्तमान 1% से बढ़ाकर पिछले वर्ष की निर्यात कारोबार की एफओबी मूल्य का 3% करने का प्रस्ताव करती हूं। मैं विनिर्दिष्ट निविष्टियों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति जूतों के ऊपरी हिस्सों के निर्यात के लिए देने का प्रस्ताव करती हूं, जो वर्तमान में चर्म अथवा सिंथेटिक फुटवेयर के निर्माण के लिए उपलब्ध है। मैं चर्म या वस्त्र परिधानों, चर्म अथवा सिंथेटिक फुटवेयर तथा अन्य चर्म उत्पादों के निर्यातकों के लिए अंतिम उत्पाद के निर्यात हेतु समयावधि को मौजूदा 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष करने का प्रस्ताव करती हूँ। ऊर्जा परिवर्तन और सुरक्षा। मैं बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में लिथियम आयन सेल निर्माण का उपयोग करने वालों के साथ साथ बैटरियों के लिए लिथियम आयन सेल विनिर्माण के लिए उपयुक्त पूंजीगत वस्तुओं को दिए जाने वाले मूल सीमा शुल्क छूट को जारी रखने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं सोलर ग्लास के विनिर्माण हेतु सोडियम एंटीमोनेट
आयात पर मूल सीमा शुल्क में छूट का प्रस्ताव करते हूँ। नाभिकीय ऊर्जा। मैं नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अपेक्षित वस्तुओं के आयात पर वर्तमान मूल्य सीमा शुल्क छूट को 2035 तक बढ़ाने और उनकी क्षमता पर ध्यान दिए बिना सभी नाभिकीय संयंत्रों पर लागू करने का प्रस्ताव करती हूँ। महत्वपूर्ण खनिज। भारत में महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण हेतु आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए मूल सीमा शुल्क में छूट प्रदान करने के लिए प्रस्ताव किया जाता है। बायोगैस मिश्रित सीएनजी। मैं बायोगैस मिश्रित सीएनजी पर देय केंद्रीय सीमा शुल्क की गणना करते हुए बायोगैस के संपूर्ण मूल्य को बाहर रखने का प्रस्ताव करती हूँ। सिविल और रक्षा विमानन। मैं सिविलियन प्रशिक्षण और अन्य एयरक्राफ्ट के विनिर्माण के लिए अपेक्षित घटकों और पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट का प्रस्ताव करती हूँ। रक्षा क्षेत्र में इकाइयों द्वारा अनुरक्षण, मरम्मत अथवा ओवरऑल जरूरतों को प्रयोग किए जाने वाले विमानों के पुर्जों को विनिर्माण के लिए आयातित कच्चे माल पर मूल सीमा शुल्क के छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स। उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में मूल्यवर्धन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए मैं माइक्रोवेव ओवन और विनिर्माण में प्रयुक्त विशिष्ट पुर्जों का मूल सीमा शुल्क से छूट का प्रस्ताव करती हूँ। विशेष आर्थिक क्षेत्र। विश्व व्यापार विघटन के कारण विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विनिर्माण इकाइयों द्वारा क्षमताओं के उपयोग के बारे में उभरती चिंताओं का समाधान करने के लिए मैं विशेष एक बारगी उपाय के रूप में सेज में पात्र विनिर्माण इकाइयों द्वारा रियायती शुल्क दरों पर घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र को बिक्री की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ। इसे इस तरीके से अपनाया जाएगा कि उनका मुख्य जोर निर्यात पर रहे। डीटीए में कार्यरत इकाइयों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करते हुए इन उपायों को प्रचलात्मक बनाने के लिए आवश्यक विनियामक संशोधन किए जाएंगे। जीवन जीने की सुगमता। निजी उपयोग के लिए आयातित वस्तुओं हेतु सीमा शुल्क संरचना को युक्तिसंगत बनाने के लिए मैं निजी उपयोग के लिए आयातित सभी शुल्क योग्य वस्तुओं पर प्रशुल्क दर को 20% से कम करते हुए 10% करने का प्रस्ताव करती हूँ। रोगियों, विशेष रूप से कैंसर से पीड़ित रोगियों को राहत देने के लिए मैं 17 औषधियों अथवा दवाओं पर मूल सीमा शुल्क में छूट का प्रस्ताव करती हूँ। मैं उनके उपचार में प्रयुक्त औषधियों, दवाओं और विशेष चिकित्सा प्रयोजन खाद्य के निजी आयातों पर आयात शुल्क से छूट देने के लिए परियोजना 7 अतिरिक्त असाधारण रोगों को जोड़ने का प्रस्ताव करते हूँ। सीमा शुल्क प्रक्रिया। विकसित भारत और हमारी महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप वैश्विक व्यापार में भारत की भूमिका और हिस्से में व्यापक वृद्धि होने वाली है। मैं इस संबंध में सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के लिए कई उपयोगों का प्रस्ताव करती हूँ ताकि वस्तुओं के सुगम और त्वरित संचालन तथा व्यापार में अधिक निश्चितता के लिए कम से कम हस्तक्षेप हो। विश्वास आधारित प्रणालियां। मैं टीयर 2 और टीयर 3 प्राधिकृत आर्थिक प्रचालकों, जिन्हें एईओ कहा जाता है, के लिए शुल्क इंश्योरेंस है ना, and risk-based audit. These reforms will move away from the current system of officer-dependent approvals and reduce transaction delays and compliance costs. Ease of doing business. Approvals required for cargo clearance from various government agencies will be seamlessly processed through a single and interconnected digital window by the end of the financial year. Processes involved in clearance of food, drugs, plant and animal and wildlife products accounting for about 70% of interdicted cargo. एजेंसियों को उनके कार्गो के समाशोधन में अधिमान्य व्यवहार हेतु
एयू प्रत्यायन का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। लंबे समय में विश्वास प्राप्त आपूर्ति श्रृंखलाओं वाले नियमित आयातकों को जोखिम प्रणाली में मान्यता दी जाएगी, ताकि प्रत्येक बार उन्हें उनके कार्गो के सत्यापन की आवश्यकता को कम किया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग का उपयोग करने वाले निर्यात कार्गो का फैक्ट्री परिसर से पोत तक का पूरा समाशोधन उपलब्ध कराया जाएगा। उन वस्तुओं के आयात जिनके लिए किसी अनुपालन की आवश्यकता नहीं है, विश्वस्त आयातक द्वारा प्रवेश बिल दायर करने और वस्तुओं के आगमन पर सीमा शुल्क को उनके समाशोधन की औपचारिकताओं पूरी करने के लिए स्वतः सूचना मिल जाएगी। इससे वस्तुओं के आगमन के तत्काल बाद निर्मुक्त किए जाने को सक्षम बनाया जा सकेगा। सीमा शुल्क भंडारण फ्रेमवर्क को स्व प्रकटन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग और जोखिम आधारित लेखा परीक्षा के साथ एक भंडार संचालक केंद्रित प्रणाली में बदला जाएगा। ये सुधार अधिकारी पर निर्भर अनुमोदनों की वर्तमान प्रणाली को हटाएंगे और इससे लेन देन विलंबों और अनुपालन लागतों में कमी आएगी। व्यापार करने की सुगमता। विभिन्न सरकारी एजेंसियों से कार्गो समाशोधन के लिए अपेक्षित अनुमोदनों की प्रक्रिया को इस वित्त वर्ष के अंत तक एकल और परस्पर जुड़े हुए डिजिटल विंडो के माध्यम से निर्बाध बनाया जाएगा। खाद्य, औषधि, पौध, पशु और वन्य जीव उत्पादों जो निषिद्ध कार्गो का 70% होता है के समाशोधन में शामिल प्रक्रियाओं को अप्रैल 2026 तक प्रचालनात्मक बना दिया जाएगा। जिन वस्तुओं के लिए कोई अनुपालन अपेक्षा नहीं है, उन वस्तुओं को आयातक द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करने के तत्काल बाद सीमा शुल्क द्वारा शुल्क के भुगतान के अध्ययन समाशोधित किया जाएगा। सभी सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के लिए एकल, एकीकृत और मापनीय प्लेटफॉर्म के रूप में सीमा शुल्क एकीकृत प्रणाली CIS 2 वर्षों में शुरू की जाएगी। गैर सन्निविष्ट स्कैनिंग और उन्नत इमेजिंग तथा जोखिम आकलन हेतु AI प्रौद्योगिकी का उपयोग सभी प्रमुख पत्तनों में प्रत्येक कंटेनर को स्कैन करने के उद्देश्य से चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। नए निर्यात अवसर। हमारे क्षेत्रीय जल क्षेत्र के बाहर समुद्री संसाधनों के आर्थिक मूल्य का पूर्ण रूप से दोहन करने के लिए भारतीय मछुआरों की सहायता के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे। क विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र EEZ अथवा बीच समुद्र में मछली पकड़ने वाले भारतीय नौकाओं द्वारा पकड़ी गई मछली को शुल्क मुक्त किया जाएगा। विदेशी पत्तन पर ऐसी मछली के उतराई को निर्यात वस्तु के रूप में स्वीकार किया जाएगा। मछली पकड़ने, पारगमन और ढुलाई के दौरान दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। ई-कॉमर्स के माध्यम से वैश्विक बाजारों में पहुंच के लिए भारत के छोटे व्यवसायों, कारीगरों और स्टार्टअप की आकांक्षाओं को सहायता प्रदान करने के लिए कुरियर निर्यातों पर प्रति खेप 10 लाख रुपए की वर्तमान मूल्य सीमा को पूरी तरह हटाने की घोषणा करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है। इसके अलावा ऐसी खेपों की पहचान के लिए प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग से अस्वीकृत और वापस लौटाई गई खेपों के प्रबंध में सुधार किया जाएगा। जीवन जीने की सुगमता। यात्रियों की वास्तविक चिंताओं का समाधान करने के लिए मैं अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दौरान सामान निकासी को शासित करने वाले प्रावधानों के संशोधन का प्रस्ताव करती हूँ। संशोधित नियमों से वर्तमान समय की यात्रा संबंधी वास्तविकताओं के अनुरूप शुल्क मुक्त भत्ते में वृद्धि होगी और अंदर लाई गई आधा अथवा बाहर ले जाई गई वस्तुओं की अस्थायी ढुलाई में स्पष्टता आएगी। ऐसे ईमानदार करदाता हैं जो उनके सभी बकायों का भुगतान करके विवादों का निपटान करने के इच्छुक होते हैं, किंतु वे दंड से जुड़ी नकारात्मक भावनाओं के कारण ऐसा नहीं करते हैं। अब वे दंड के बदले में अतिरिक्त राशि का भुगतान करके अपने मामले बंद करने में सक्षम होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं यह बजट इस गरिमामयी सदन के समक्ष रखती हूँ। जय हिंद।